हाय। इस वीडियो में हम BAPH प्रोग्राम कोड का BPSC कोर्स कोड जिसमें चैप्टर 1 ये हम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम नीड फॉर रिफॉर्म इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ते हैं। ठीक है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत है और कौन से रिफॉर्म हमें लाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, द पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट, उसका परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये कौन डिटरमाइन करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोग अच्छे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड मटेरियल टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली डिपेंड करता है सब्सटेंशियली अपॉन किसके ऊपर? मैनिपुलेशन बाय द ह्यूमन बीइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे ह्यूमन बीइंग है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है जो भी मनी एंड मटेरियल यूज होता है वो। ठीक है, इवन द पुअरली डिवाइस मशीनरी में poorly devised machinery may be made to work if it is manned with well trained, intelligent and imaginative staff। अगर लोग अच्छे हैं, ट्रेन है, इंटेलिजेंट है वर्किंग फोर्स, तो जो खराब मशीनरी भी है वो उससे भी हम काम करवा सकते हैं। द बेस्ट प्लान ऑर्गेनाइजेशन may also produce unsatisfactory result if it is operated by mediocre and disorganized staff। अगर बहुत अच्छी भी अगर प्लान ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर जो काम कर रहे लोग हैं, जो वर्किंग फोर्स है वो अगर मीडियोकर है या डिसऑर्डर्ड है तो हम उनसे एक इफ़ेक्टिव और इफिशिएंट काम नहीं करवा सकते हैं। द पर्सनल कंस्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग हैं, पर्सन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक अटूट टूटने वाले एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि कभी ना टूटने वाले और जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहने वाले और उसी के बेस पे ही उस ऑर्गेनाइजेशन में एक परफॉर्मेंस बेस प्रॉफिट लेके आने वाले हो सकते हैं। इट इज़ विद देयर रिक्विजिट स्किल, एप्टीट्यूड, integrity and organizing capacity that they can build the image of their organization and effective institutions in nation building। ठीक है, तो अगर हम जो वर्किंग फोर्स है वो उनको स्किल, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये देंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनेगा वो और वही नेशन बिल्डिंग में काम आता है। एफर्ट टू दिस रिगार्ड आर सो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट ऑफ फोकस विद द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन 2015। तो 2005 में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था उसने इसी बात पे फोकस किया था। इट एम्फेसाइज ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, ह्यूमन सोशल कैपिटल, लोकल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस, एग्जामिन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन विद द रिफॉर्म फ्रेमवर्क। तो जो सेकंड ARC आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने मेनली इसी बात पे फोकस किया था। हमें किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर एम्फेसाइज करना है, जोर देना है, ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल के ऊपर फोकस करना है, हमें लोकल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाना है हमें, और जो भी क्राइसिस होती है उसके मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है और ई गवर्नेंस को हमें एग्जामिन करना है। और ये सब किसके अंडर आता है? ये आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट में आता है। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल कंसर्न ऑफ द फर्स्ट ARC ऑफ 1966 ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सिटीजन ग्रीवेंसेस एंड planning machinery for reform, the second ARC endorsed to strengthen human resources in public service is a leap forward। ओके, जो फर्स्ट ARC आया था उसने
कुछ ही चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया था, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर, सिटीजन के ग्रीवेंसेस के ऊपर, उसके बाद प्लानिंग, मशीनरी फॉर रिफॉर्म के ऊपर। लेकिन जो सेकंड एआरसी आया था, इन्होंने मेनली फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स जो मेनली पब्लिक सर्विस में जो काम आती है, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो द सिविल सर्विस सर्वे 2010 हैज़ ऑब्जर्व दैट द स्टेट नीड टू फोकस ऑन द irreducible role of government that is required to fulfill human potential and promote rapid economic growth. Personal administration, with its ever increasing responsibility, has become an indispensable part of management. तो आज के समय में जो मैनेजमेंट का जो काम है वो बढ़ने के कारण, ठीक है, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा पार्ट इसका बन गया है, कभी ना टूटने वाला पार्ट बन गया है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ते जा रही है। देयर इज़ अ नीड फॉर मेकिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इनोवेटिव चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग पर्सनल रिसर्च, कंडक्टिंग एटीट्यूड सर्वे, ठीक है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है कि अभी क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अभी मेनली जो टॉपिक पढ़ रहे उसकी बात अभी यहाँ पे हो रही है। तो हमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, हमें कोई इनोवेटिव चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, हमें जो पर्सनल होते काम करने वाले लोग होते उनके रिसर्च, ठीक है, उनकी कैसे एटीट्यूड होता है, इनके ऊपर सर्वे करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से करने से हमें एक पर्सनल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम उसके ऊपर अच्छे से जो भी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये मेन रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर मेकिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल फॉर फार्मुलेटिंग कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। तो हमें जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेन क्या होता है, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन रोल होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो अच्छे से पॉलिसी प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जो ऐसी पॉलिसी लेके आए, ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि जिससे वो पॉजिटिव रिलेशन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। A constant changing scenario call for better recruitment process, never training technique, super e-training method, smoother coordination between private and public welfare program, effective organizational development, better performance appraisal method and more useful leadership style, ठीक है। तो हमें जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, तो उसका आंसर यहाँ पे है। हमें एक क्या क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। हमें जो आज के समय में जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है सिनारियो का, तो उसमें एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में चेंज लेके आने की ज़रूरत है। उसके बाद ट्रेनिंग टेक्निक, उसके बाद हमें जो ट्रेनिंग होती है उसको रीट्रेनिंग मेथड के सुपरविज़र में लाने की ज़रूरत है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन रखना है हमें पब्लिक और प्राइवेट वेलफेयर प्रोग्राम के बीच में। हमें एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और बेटर परफॉर्मेंस अप्राइजल, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको एक इंसेंटिव, एक अप्राइजल देना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा, सबसे ज़रूरी है इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा क्वालिटी बेस्ड लीडरशिप स्टाइल क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब रिफॉर्म हमें ज़रूरी है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझा है। तो हम थोड़ा कंक्लूजन पढ़ लेते क्या क्या हमने इसमें जाना है, ओके। विथ कंसर्न विद द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन
with its ever increasing responsibility has become an indispensable part of organization। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, जिसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट भाग पार्ट बन गया है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। द पर्सनल नीड टू इनोवेट एंड टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए जो पर्सनल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, एक इनोवेट हो गया है टू टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक अगर डिसीजन भी लेना है तो हमें पर्सनल के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबल थ्रू सिस्टमैटिक एंड नेवर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करियर एडवांसमेंट टेक्निक, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना है एक नए टेक्निक के द्वारा। आज के समय में जो रिक्वायर्ड जो क्वालिटी, ठीक है, चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिक्रूटमेंट करना है और उस हिसाब से ट्रेनिंग देना है उनको, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके करियर के बारे में भी सोचना है, ठीक है। ये हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रोइंग नेचर में जाना है। उसके बाद और क्या काम है इसमें, कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में, बेटर परफॉर्मेंस अप्राइजल लेके आना है उनके लिए, इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल लेके आना है, विल गो अ लॉन्ग अवे टू इम्प्रूव पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें करने से क्या हो जाएगा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा। It is clear that no organization can afford to disregard the need of its personnel। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कभी डिसरिगार्ड नहीं कर सकता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल काम करते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के ऊपर, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कीप इट्स पर्सनल सेटिस्फाई। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल जो होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने में लगा है, ओके। इन पैरेलल टू इट्स जो एम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो पर्सनल आर दी मीन थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड एक्सपांड। तो पर्सनल वो एक जरिया है जिनको डेवलप करने से अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट आता है और एक्सपेंशन होता है। इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर वी हैव फैमिलराइज आवर सेल्फ विद द मीनिंग नेचर। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके यूनिट में, हम फैमिलराइज हुए, ठीक है, हम जाने मीनिंग नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है और उसका नेचर किस तरह से है। द यूनिट हैज़ हाईलाइटेड द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द वेस्टर्न कंट्री लाइक यूके एंड यूएस, ठीक है। तो हमने इस यूनिट में ये भी जाना किस तरह से यूके और यूएस, ओके, उनमें किस तरह से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ठीक है, उसके बाद हमने एल्टन मायो, उसके बाद मैरी पार्कर फैलेट, इन तरह के जो डिफरेंट स्कॉलर है उनके थॉट प्रोसेस भी जाना है, किस तरह से उन्होंने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और उन्हीं के कुछ थॉट प्रोसेस और कुछ अच्छे डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट के कारण हमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट दिखाई देता है। ब्रॉट आउट इट्स ग्रोथ इन इंडिया। तो वही ग्रोथ जो हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है, जैसे यूके यूएस में, वो हमने इंडिया के अंदर भी लेके आए हैं। द यूनिट हैज़ also discuss the scope of personal administration and the need to reform in this area। तो हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म लेके आने की ज़रूरत है, इसका क्या स्कोप है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। स्कोप मतलब क्या, मेनली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको हमने जाना है, और क्या क्या इसके अंदर हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये सब चीज़ें जाना है। तो ये था हमारा यूनिट 1। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।